हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मेथड्स या मेथोलॉजीज यूज्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी इन कंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तभी भी बहुत सारा इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे हो सकता है, क्योंकि हम मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, वाटर का यूज़ कर रहे हैं। सो इन सब का एनवायरनमेंट पे इफेक्ट होता है। तो सस्टेनेबिलिटी अगर हमको अचीव करनी है, मतलब उस टाइप की प्रैक्टिसेस हमको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, उस टाइप के मटेरियल्स यूज़ करने पड़ेंगे ताकि मिनिमम एनवायरनमेंट को हार्म हो और हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी नेचुरल रिसोर्स एंड प्योर एनवायरनमेंट मिले। तो हम जानेंगे सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन होता क्या है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो यूएसए में है, इट डिफाइंस द सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन एज द प्रैक्टिसेस ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना है, ऐसे प्रोसेसेस यूज करने हैं दैट आर एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल एंड रिसोर्स एफिशिएंट। मतलब जो भी रिसोर्स यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली यूज करना है, ज़्यादा ना कम। एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए थ्रू आउट द बिल्डिंग्स लाइफ साइकिल, मीन्स साइट सिलेक्शन से लेके डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, रिनोवेशन एंड डिकंस्ट्रक्शन। तो ये जितने भी फेजेस होते हैं बिल्डिंग के लाइफ साइकिल के, जब से हम मटेरियल प्रोडक्शन करते हैं वहाँ से ही इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे सीमेंट है, एग्रीगेट है, देन योर कंक्रीट, देन बिल्डिंग उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वहाँ पे भी कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है। देन डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर उसका ऑपरेशन, मेंटेनेंस, देन अगर उसका रिनोवेशन करना है, एंड लास्ट इज डिमोलिशन। सो एट ईच एंड एवरी स्टेज हम ऐसे प्रैक्टिसेस का यूज करें ताकि मिनिमम इम्पैक्ट हो एनवायरनमेंट पे। सो दैट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। सो अकेला डिजाइन में ही ध्यान नहीं रखना है, बट हमको मिनिमम इम्पैक्ट हो throughout the life cycle of our construction, that we should try, then it is generally called as sustainable construction. So generally product, practices, process and policies, ये चार पे अगर हम फोकस करेंगे तो हम सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं, ये इतने लिमिटेड नहीं है, इससे भी ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, बट दीज आर मेजर दैट हैव मेड द लिस्ट ऑफ। सो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मेथड में प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूलर एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंस्ट्रक्शन, जो नावाडेज बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन मीन्स रेडीमेड हाउस बना के उसको इंस्टॉल करवाना। देन लीन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, देन यूजिंग लोकली सोर्स्ड मटेरियल, मतलब लोकली अवेलेबल मटेरियल का यूज़ करो। सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, देन कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट, जितना भी वेस्ट जनरेट हुआ उसका प्रॉपर मैनेजमेंट। देन एनर्जी एफिशिएंसी इन कंस्ट्रक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, बिकॉज आज हम जो भी क्लाइमेट चेंज वगैरह देख रहे हैं, एनर्जी कंजम्पशन जो ज़्यादा होता है, उसमें जो फॉसिल फुल कंजम्पशन होता है, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो अगर हम एनर्जी एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द एनवायरनमेंट। उसमें पैसिव सोलर डिज़ाइन, एक्टिव सोलर पैनल, देन हार्नेसिंग विंड पावर, जीरो एनर्जी बिल्डिंग, ये सब कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। देन एनवायरमेंट फ्रेंडली इंसुलेशन मटेरियल, इलेक्ट्रिक स्मार्ट ग्लास, वाटर एफिशिएंसी इन कंस्ट्रक्शन, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का यूज़ करना, रेम्ड अर्थ मटेरियल का यूज़ करना, इंक्रीज ग्रीन एंड मल्टी यूज ऑफ द स्पेस, सस्टेनेबल साइट सिलेक्शन एंड ड्यूरेबल वुड मटेरियल। सो आज पार्ट 1 में आई विल डिस्कस ओनली 1 to 5 पॉइंट्स। सो विल सी वन बाय वन। सो फर्स्ट इज प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूलर एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंस्ट्रक्शन। सो हमको ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है जो कंट्रोल एनवायरनमेंट में, मतलब ऑन साइट नहीं करना है बट ऑफ साइट। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जहाँ पे भी साइट होता है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके जगह अगर हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, सो इट विल रिजल्ट इन बेटर क्वालिटी बिल्डिंग एज वेल एज लेस स्ट्रेस, मतलब कम वेस्ट होगा। नावाडेज बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम 3D व्यूज देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से एक्यूरेटली मेटल जो है, शीट मेटल, उसको हम कट कर सकते हैं, एंड एक्यूरेट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अगर उसका फैब्रिकेशन किया जाए, सो जितना मटेरियल्स हम साइट पे यूज़ करते हैं वहाँ पे हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, उसका भी इफेक्ट होता है। तो ये सब इफेक्ट हम नलीफाई कर सकते हैं, एंड जो डैमेज होता है या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सब हम रोक सकते हैं। सो प्रिसाइज कटिंग सिस्टम हम अप्लाई करके जो भी कॉन्ट्रैक्टर है बहुत ही अच्छा मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, एंड वुड फ्रेमिंग भी यूज कर सकते हैं अप टू 5 स्टोरीज। दीज आर सम केस स्टडीज दैट आर रिप्रेजेंटेड इन सम पेपर। सो ज़्यादा लोड भी वो ले सकते हैं। सो रेडीमेड अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ऑफ साइट, मीन्स इन फैक्ट्री, then it is brought to the site, then it is generally called as the modular construction। तो उससे एनवायरनमेंट में क्या बेनिफिट होते हैं,
नेचुरल रिसोर्स कम कंज्यूम होता है, पॉल्यूशन भी कम होता है, जो भी मटेरियल है उसका ऑप्टिमाइज यूज होता है, स्पीड इन कंस्ट्रक्शन आता है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है, वर्किंग कंडीशन भी सेफ हो जाती है, एंड जो भी हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी कम होता है, और इन सब की वजह से एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हम अचीव कर सकते हैं। तो आजकल जो ये प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूलर एंड इंडस्ट्रियलाइज कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट चला हुआ है, दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन ब्रिंगिंग सस्टेनेबिलिटी इन कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज लीन कंस्ट्रक्शन। सो दिस इज अ कोलाबरेटिव अप्रोच है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सबको साथ में मिलके काम करना है, साथ में कम्युनिकेट करना है, एंड दे हैव टू ऑप्टिमाइज द प्रोजेक्ट के कैसे मिनिमम हम वेस्ट करें, मतलब जो भी कुछ करना है वो ऑप्टिमाइज करना है हमारा पूरा प्रोजेक्ट को, वाइल मिनिमाइजिंग द वेस्ट। सो ऐसे देखा जाए तो लीन कंस्ट्रक्शन एंड सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन दो दो साइड्स हैं ऑफ द सेम कॉइन। बिकॉज इसमें हम क्या ट्राई करते हैं कि हमको शॉर्ट टर्म रिडक्शन ऑफ वेस्ट करना है। तो अगर हम जितना चाहिए उतना मटेरियल यूज कर रहे हैं तो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू तो वो फायदा ही है, क्योंकि हम फ्रेश मटेरियल जो यूज कर रहे हैं वो कम यूज होगा क्योंकि हम वेस्ट कम कर रहे हैं। और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन का जो है वो लॉन्गर टर्म उसका बेनिफिट है। सो दोनों को अगर हम देखे जाए तो दोनों में बात तो सस्टेनेबिलिटी की ही आती है। सो बिकॉज द लीन कंस्ट्रक्शन हैज द नेट इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग डिफेक्ट्स, इट टेंड्स टू रिड्यूस द मटेरियल वेस्ट। अगर मटेरियल वेस्ट कम हुआ तो एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट कम होगा, तो अल्टीमेटली इट्स अ सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे थोड़े प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। सो मिनिमाइज द वेस्ट, टाइम एंड एफर्ट, जो भी टाइम लग रहा है, जो भी एफर्ट है, जितना हो उतना कम। देन एलिमिनेट द रीवर्क, बार बार काम ना करना पड़े, एक का वर्क वापस तोड़ के वापस करो तो उसमें कितना सारा रिसोर्स, कितना सारा मटेरियल एक्स्ट्रा वेस्ट होता है। इम्प्रूव सेफ्टी, देन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। रिड्यूस इन्वेंटरी, बहुत सारा इन्वेंटरी फ्लोट नहीं करना है। रिड्यूस कॉस्ट, सो ये सब अगर आपने किया तो कॉस्ट भी रिडक्शन आएगा। जस्ट इन टाइम कंस्ट्रक्शन, अगर हम टाइम डिले करते हैं, शेड्यूल डिले कर देते हैं तो उसमें भी बहुत सारा मनी एंड रिसोर्स जाता है। देन प्री फैब्रिकेशन, जैसे मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन की बात की, एंड शेड्यूलिंग, जो भी हमारा शेड्यूल है उसको प्रॉपरली फॉलो करो। ये सब करने से हम जितना हो सके उतना डिफेक्ट कम करते हैं, एंड इट विल रिड्यूस द मटेरियल वेस्टेज, एंड अल्टीमेटली वो एनवायरमेंट को फायदा ही करता है क्योंकि एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट कम होता है। नेक्स्ट इज यूजिंग लोकली सोर्स मटेरियल। लोकल, वोकल फॉर लोकल जैसे बोला जाता है कि जितना हो सके उतना लोकली अवेलेबल मटेरियल हम यूज़ करेंगे तो साइट पे ले जाने का जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, ये जो अगर हम मटेरियल कहीं बाहर से लेके आ रहे हैं तो लॉट्स ऑफ एनर्जी इज़ वेस्टेड, मनी इज़ वेस्टेड, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। अगर हम लोकली अवेलेबल मटेरियल यूज़ करते तो कार्बन फुटप्रिंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो कम हो ही जाता है, और लोकली अवेलेबल मटेरियल की वजह से हम लोकल जो इकोनॉमी होती है उसको हम ग्रो करने में और सपोर्ट करने में और लोकल बिजनेस को हेल्प करने में हम हेल्प कर सकते हैं, जहाँ जो लोकल वहाँ के रेसिडेंट्स होते हैं उनको फ़ायदा मिलता है। एंड एस्थेटिकली भी जो अगर हम लोकल मटेरियल यूज़ करते तो बेटर इंटीग्रेट हो जाता है हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ, क्योंकि वो वहीं का होता है। सो वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज द use of imported material, locally available material. Also try to minimize the non renewable construction. जो नॉन रिन्यूएबल है, जो रिन्यूएबल हो सकते हैं, जो रिसाइकल्ड मटेरियल्स है, रिसोर्स एफिशिएंट है, जिसका रीयूज, रिन्यूएबल, सस्टेनेबली मैनेज्ड, बायो बेस्ड मटेरियल, तो अब क्या होगा, एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी करना कम हो जाएगा क्योंकि वेस्ट कम जनरेट होगा और जो भी वेस्ट है उसको हम रीयूज कर रहे हैं। सो जैसे फ्लाई ऐश आता है थर्मल पावर प्लांट में से, उसको हम ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट बनाने में यूज कर सकते हैं। सिलिका फ्यूम, कोकोनट हस्क, राइस हस्क, बगासेस, मार्बल डस्ट, सो मेनी waste material that we can utilize in making green concrete and other materials. So उसमें क्या होता है कि मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, पानी, एनर्जी, टॉक्सिक केमिकल्स, ये सब रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और एनवायरमेंट को अल्टीमेटली फायदा मिलता है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। फ्लाई ऐश यूज इन कॉन्क्रीट, देन बाम्बू भी यूज कर सकते हैं, रेड ब्रिक की जगह फ्लाई ऐश ब्रिक यूज कर सकते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल, रीयूज, रिसाइकल, देन एनर्जी एफिशिएंट, ड्यूरेबल, लाइफ स्पैन जिसका हो, रिडक्शन करते हैं एयर, वाटर, लैंड मतलब पॉल्यूशन में, देन रिन्यूएबल रिसोर्स, रीयूज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, लो एम्बॉडेड एनर्जी मतलब कार्बन फुटप्रिंट कम हो गया। ऐसे अगर हम बिल्डिंग मटेरियल यूज करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी मिलेगी।
नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारा मटेरियल भी वेस्ट होता है जिसको हम लैंडफिल कर देते हैं, जो कभी यूज़ नहीं होगा। बट इसकी जगह अगर हम कंक्रीट, स्ट्रक्चरल स्टील, इसको लैंडफिल में जाने से रोके, बट उसको रिसाइकल करके अदर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट या उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। सो कंपनीज भी आजकल रीयूज मटेरियल्स एंड सस्टेनेबल मटेरियल्स को यूज़ करना स्टार्ट कर रही है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एडिशनल कॉस्ट लगता है उसका लैंड फिलिंग का, वो तो बच ही जाता है, साथ साथ में हम रीयूज रिसाइकल भी कर रहे हैं। तो इस टाइप के बड़े ट्रैश बिन्स आजकल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें दे आर डंपिंग ऑल देयर मटेरियल जो वेस्ट है, और उसके बाद उसको स्पेशली रिसाइकलर को दिया जाता है ताकि उसका रीयूज एंड रिसाइकल हो सके। सो कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट करके भी हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी एफिशिएंसी इन कंस्ट्रक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। उसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का यूज़ करना, लो इम्पैक्ट एनर्जी सोर्स का यूज़ करना, पैसिव सोलर ओरिएंटेशन, ऑल द रिन्यूएबल सोर्स लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ऑल्सो प्रॉपर ओरिएंटेशन, शेप, साइज, डिज़ाइन, इंटीरियर कलर्स, ये सब का यूज़ करके भी हम एनर्जी कंजम्पशन कम कर सकते हैं। एक्सटीरियर इंसुलेशन, स्टार रेटेड प्रोडक्ट यूज़ करके हम एनर्जी कंजम्पशन कम कर सकते हैं। वेरिएबल स्ट्रिप ड्राइव पंप्स एंड फैन का यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक स्विच ऑफ सिस्टम, सेंसर लगा सकते हैं। देन ऑटोमेटिक हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एसी सिस्टम लगा सकते हैं। सो इस टाइप का एनर्जी एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन में अगर हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स एंड मेथड्स, देन वी कैन अचीव एनर्जी एफिशिएंसी। सो यहाँ पे पैसिव सोलर डिज़ाइन एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो सन का जो हीट एनर्जी है उसको कैसे हम प्रॉपरली गेन करें। समर के अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे ही उसका जो पाथ होता है उसके हिसाब से ही बिल्डिंग कूल एंड हीट होता है। हीटिंग एंड कूलिंग इज डन, नथिंग, नो मैकेनिकल डिवाइस। मतलब जो आर्किटेक्चरल वे में हमने जैसे डिज़ाइन किया, यहाँ पे शेड का जो है वो एक्सटेंशन ज़्यादा कर दिया है, तो समर सन को अवॉइड कर रहा है बट विंटर सन को आने दे रहा है, थर्मल मास यूज़ किया है। सो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन से ही विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल मैकेनिकल डिवाइस अगर हम प्रॉपरली थर्मल कंफर्ट अचीव कर सकते हैं तो एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। एक्टिव सोलर पैनल, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मेथड नाउअडेज इन अवर कंट्री ऑल्सो। तो यहाँ पे ये जो सिंगल्स दिए गए हैं दैट इज़ नथिंग बट ये जो नॉर्मल डिज़ाइन है उसी के साथ वो एकदम एक रूप हो गए हैं, तो हमको पता भी नहीं चल रहा है कि ये जैसे सोलर पैनल लगे हुए हैं। सो इससे हम इट एब्जॉर्ब द सन एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। सो एस्थेटिकली भी ये जो सिंगल्स यूज़ किए गए हैं बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग है, एंड दे वर्क एज सोलर पैनल एज वेल एज ड्यूरेबल रूफ टाइल्स की तरह भी काम कर रहे हैं। तो डेवलप कंट्रीज में इस टाइप के स्पेशल सोलर सिंगल्स अवेलेबल होते हैं जो ट्रेडिशनल रूफ टाइल्स की जगह पे काम करते हैं और सोलर एनर्जी भी कैप्चर करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट इज हार्नेसिंग विंड पावर। सो सेल्फ पावर्ड बिल्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है सस्टेनेबल डिज़ाइन का। सो अगर वो सफिशिएंट पावर पूरा बिल्डिंग अटेंड कर पा रहा है तो खुद की एनर्जी नीड तो फुलफिल करेगा, साथ साथ में जो एक्स्ट्रा है वो पावर ग्रिड में वापस देगा। सो ये क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी है जो स्काई स्क्रेपर्स में हम यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे ऊपर इतना ज़्यादा विंड का टर्बुलेंस आता है कि हैवी विंड करंट की वजह से ज़्यादा हम विंड एनर्जी कैप्चर कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, एंड वो इजी टू मैनेज एज वेल एज मेंटेनेंस भी कम होता है। सो विंड पावर हार्नेस करने का भी अगर सिस्टम कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग में लग जाता है तो वो भी सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट हो सकता है। So these are all that whatever we have seen कि ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, उसकी वजह से हम मैक्सिमम नेचुरल एलिमेंट का यूज़ कर सकें। पैसिव सोलर ओरिएंटेशन, उसमें आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एंड all these methods we can utilize, then wind power, then solar power, geothermal एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड एज नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग क्या होता है? सो इट इज़ अ नेट ज़ीरो एनर्जी कंजम्पशन, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना भी अगर ये बिल्डिंग है उसमें जितना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है एनुअल बेसिस पे, उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी वो खुद जनरेट कर रहा है ऑन साइट बाय अप्लाइंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स या कुछ पैसिव सोलर या फिर हीट पंप एफिशिएंसी, एचवीएसी सिस्टम, कुछ भी अप्लाई करके वो उसको बैलेंस कर रहा है, मतलब कुछ भी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रहा है।
सो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में एक होती है एक्टिव स्ट्रेटेजीज एंड दूसरा होता है पैसिव स्ट्रेटेजीज। पैसिव स्ट्रेटेजीज मतलब आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में हम ऐसा सब इंक्लूड करें, लाइक बिल्डिंग का डिज़ाइन, हीट स्टोरेज सिस्टम, लाइटिंग डिज़ाइन, नेचुरल चीज़ों का फ़ायदा उठाना, देन बिल्डिंग ज्योमेट्री, नेचुरल लाइटिंग, नेचुरल वेंटिलेशन, मतलब यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। बट एक्टिव सिस्टम में हमको क्या करना है कि सोलर एनर्जी, फोटोवोल्टिक सिस्टम, देन जियोथर्मल, विंड टर्बाइन, ये सब हम इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी हम अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय अप्लाइंग ऑल दिस methodologies वी कैन अटेन द net zero energy building construction. So this is one of the highest rated green building. जो ग्रीन बिल्डिंग इज सिनोनिमस टू सस्टेनेबल बिल्डिंग। जो फर्स्ट नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया गया था इंदिरा पर्यावरण भवन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ऑफिस है, उसमें एक्टिव एंड पैसिव बोथ पावर जनरेशन आर यूज्ड। इट इज ग्रीहा 5 स्टार एंड लीड प्लेटिनम, सो दैट इज हाईएस्ट रेटेड बिल्डिंग। तो उसमें बहुत सारे एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स हैं। सो रिड्यूसिंग एनर्जी डिमांड बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट सनलाइट, सनलाइट प्रॉपर मिले। तो दूसरा, हम आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज़ नहीं करेंगे। शेडिंग, लैंडस्केप, ये सब इतना अच्छा है वहाँ पे, उसकी वजह से एम्बियंट टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन होता है। लैंडस्केपिंग में पूरा वहाँ पे इंस्टेड ऑफ पेवर ब्लॉक वहाँ पे ग्रीन ग्रास है। सो उसकी वजह से शेडिंग भी प्रॉपर प्रोवाइड किया गया इन टर्म्स ऑफ ट्रीज एंड ऑल। देन एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम लाइक एनर्जी HVAC सिस्टम है, जियो थर्मल एनर्जी सिस्टम है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ही बड़ा ऑन साइट हायर एफिशिएंसी का सोलर पैनल लगा हुआ है टू अचीव द नेट जीरो क्राइटेरिया। एंड दिस बिल्डिंग it uses 70% लेस एनर्जी कंपेयर टू कन्वेंशनल बिल्डिंग। सो इस टाइप का बिल्डिंग अगर हम बना सकते हैं, सो नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग, सो इट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर ब्रिंगिंग द सस्टेनेबिलिटी in our construction. So these are the references that I have used for preparing this lecture. Now remaining other construction methodologies we will discuss in part 2. I hope that ये lecture आपको useful हुआ होगा। तो please like करें, share with other students also, comment भी कर सकते हैं। Please subscribe my channel अगर आपने नहीं की है तो।